अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कारोबार्स और मैं हूं हुमैर अनवर। नाजरीन, एक तरफ आईएमएफ का पाकिस्तान पर इनकम टैक्स और जीएसटी इस्लाहात जारी रखने का फैसला सामने आता है और जोर दिया जाता है कि ये जो इस्लाहात हैं ये इसी तरह कंटिन्यू की जाएंगी। अब जाहिर है आईएमएफ के पास जाएंगे, इन्फ्लेशन भी होगी, महंगाई भी होगी और एक्स्ट्रा टैक्सेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान श्रीलंका को कर्ज देगा, यानी 20 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा, चाहे वो चावल की मद में हो या फिर सीमेंट की मद में हो। अब ये भी सवाल ये निशान खड़े करता है कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है या फिर पीछे कोई और एक्स फैक्टर्स हैं कि चाहे चावल ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं या फिर सीमेंट की तादाद ज़्यादा प्रोड्यूस होगी है, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी है, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे कर्ज की सूरत में ही दे दिया जाए। ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके बाद सोने पर सुहागा, वजीर खजाना साहब कहते हैं कि अब टैक्स ना देने वाले लोगों के पास खुद पहुंचा जाएगा। अब सवाल ये बनता है यहाँ पर कि क्या पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम या फिर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि टैक्स नादहिंदगान तक पहुंचा जाएगा, टैक्स वसूल किया जाएगा और फिर उनके घरों से टैक्स निकलवाया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ा काम है और इतने बड़े दावे क्या माजी में हमने देखा कि जिस तरह हुकूमत दावे करती आई है, क्या ये भी एक दावा बन के रह जाएगा? मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म खान साहब बिल्कुल अकेले रह चुके हैं और बहुत मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो चुकी है उनके लिए, क्योंकि उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो बहुत नॉन सीरियस और बहुत अजीब किस्म के बयान दे देते हैं हर तरफ। अब देखना ये है कि खान साहब किस तरह की अप्रोच अपनाते हैं। खान साहब बज़ाहिर खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि हुकूमत बेहतरी की तरफ बढ़े, इकॉनमी को बेहतर बनाया जाए और जो हुकूमती अवामिल हैं उनको भी बेहतर किया जा सके। ये सारी बातें बज़ाहिर ख़बरें हैं मगर प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मसला हमेशा इकोनॉमी का रहा है और इस बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है और इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है। अब इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस जर्नलिस्ट अली नासिर साहब। अली भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है उमर साहब। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि वजीर खजाना साहब ने अब बयान दिया है कि अब टैक्स ना देने वालों के पास खुद पहुंचा जाएगा। अब आपको लगता है कि हमारा सिस्टम इतना फ़ाल है, एफबीआर का सिस्टम इतना फ़ाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, आयरिस के साथ भी, टैक्स फाइलिंग सिस्टम के साथ भी। अब ये किस तरह मैनेज किया जाएगा कि जो टैक्स नादहिंदगान हैं उन तक पहुंचा जाएगा और टैक्स वसूली की जाएगी? देखिए, निज़ाम तो हमारा फाल है और डेटाबेस भी इनके पास मौजूद है, जी। तो ये पहुंच तो सकते हैं सबसे पहले। लेकिन इनके पास प्रायोरिटी ये होगी कि ये उनके पास पहुंचे जिनके पास सरमाया बहुत ज्यादा है। जी। मेरे ख्याल से अगर ये टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल करेंगे तो अवाम में भी उससे पजीराई मिलेगी, जी। और अगर ये बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल करेंगे यानी नीचे से माशरे के और मईशत के निचले तबके से शुरू करेंगे, जैसे शब्बर जैदी साहब ने जो करना शुरू किया था, जी। तो फिर इनको कामयाबी नहीं होगी और अवाम से इनको बिल्कुल पजीराई नहीं मिलेगी। काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जी। स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले जो और फिक्स सैलरी वाले, जी। इनसे सब खफा हो जाएंगे और निज़ाम के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऊपर से शुरू करेंगे यानी मईशत और माशरे के सबसे ऊपर वाले तबके से शुरू करेंगे, जी। पाकिस्तान के अमीर तरीन, आसान तरीका यह है कि पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद से शुरू करें। सही। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी गलती यह हो सकती है कि अगर इन्होंने अपर क्लास के बजाय अपर मिडिल क्लास के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की। जी। उससे क्या नुकसान होगा कि अगर इन्होंने अपर मिडिल क्लास यानी कि तालीम याफ्ता तबका, मुलाजमत पेशा तबका, जी। कंपनीज के सीईओज और जिसे आप कह सकते हो तनख्वाहदार, जी। तनख्वाहदार सीईओज, या जो आप कह सकते हैं कि अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन पर जो लोग हैं, या मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई, जी। आम कारोबारी लोग, इनसे शुरू किया तो इनको बैकलैश बहुत मिलेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में फैसले देखें अपर क्लास नहीं करती, अपर मिडिल क्लास करती है। वो क्यों? क्योंकि अपर मिडिल क्लास के ड्राइंग रूमों से मैसेजेस जो हैं वो जाते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इदारों तक, ठीक है। और बिलखुसूस हमारे जो इदारे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मुतासिर कुन है पाकिस्तान में। आप जानते हैं पाकिस्तान का जो एक पावर स्ट्रक्चर है जी। उसमें अपर मिडिल क्लास का बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि अपर क्लास को देखें, आवाम के मसाइल का भी नहीं पता होता और ना ही वो ज्यादा जदोजहद कर रहे होते हैं, उनका काम एक टेलीफोन कॉल पर हो जाता है। तो हालात कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, आप सबका देखते होंगे वो सबके साथ साझे हैं। जी। जी बिल्कुल।
और उनके काम तो एक टेलीफोन कॉल पर हो जाते हैं। वो हर वक्त मुतमईन रहते हैं, चाहे कोई भी हुकूमत आए वो हर वक्त मुतमईन भी रहते हैं। आप देखें हमारे यहाँ मुल्क में जो अमीर तरीन लोग हैं, आप जब भी उनसे बात करेंगे वो जरदारी साहब की भी तारीफ करेंगे, वो नवाज शरीफ साहब की भी तारीफ करेंगे, वो इमरान खान साहब के भी गुन गाएंगे। तो उनको कोई असर नहीं होगा, और वो हमेशा गुड बुक्स में ही रहते हैं और गुड गुड ही बोलते हैं, यानी अच्छा अच्छा ही बोलते हैं देखिए सबके लिए। अली नासिर शुक्र। साहब, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक सवाल ये खड़ा होता है कि ये वो सारा सेक्टर, ये सारे लोग हैं, ये सारा वो तबका है कि ज़ाहिर है जहाँ से टैक्स चोरी भी बहुत बड़ी तादाद में की जाती है, यानी उसके उसके जो रेशोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब टैक्स चोरी की अगर बात कर लें तो बहुत मुश्किल है इन सारे लोगों से टैक्सेस निकलवाना। एक गरीब आदमी, आम आदमी तो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स की मद में भी टैक्स दे देता है, जीएसटी भी दे देता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो टैक्स दे ही रहा है बेचारा। अब बिजनेस कम्युनिटी से जो टैक्स निकालना है, ज़्यादातर चोरी भी इसी कम्युनिटी से होती है। ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए उसमें बिजनेस कम्युनिटी एज अ होल को, फिर मैं वही कहूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी को एज अ होल ना देखें। जी जी। बिजनेस कम्युनिटी में आपको लार्ज बिजनेसेस, कंग्लोमरेट्स और ग्रुप्स को देखना पड़ेगा। ठीक है। बिजनेस के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, देखिए टैक्स में नादे हिंदा के अंदर अमूमन अगर इनका नाम आ भी जाए तो ये देखें इनकी जो क्वांटम ऑफ टैक्स है, टोटल जी टैक्स में से जो क्वांटम है वो इनका इतना नहीं है बाय रेशियो, क्योंकि हमारे मुल्क में माशी ना हमवारी, जिसे इन इक्वालिटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। जी क्योंकि देखें चारों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन देखिए ये अगर आप इसको बगौर देखें तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फर्क ही हो जाए। यहां पर तो सिलसिला कुछ इस तरह का है कि कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनकी पुश्तों पे पुश्तें खाती चली जाएं, 7 पुश्तें नहीं, पता नहीं कितनी पुश्तें खा जाएं, जी। फिर भी उनकी दौलत खत्म नहीं होगी। और दूसरी तरफ एक गरीब है जिसके पास रोटी खाने को नहीं है। तो ये जो माशी नाहमवारी है ना, ये बहुत ही पेचीदा मसला है। अगर देखिए मैं फिर यही बोलूंगा कि शबर जैदी साहब की मिसाल आपके सामने है, जिन्होंने आकर बासर लोगों के ऊपर हाथ डालने के बजाय, मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट लोगों पे हाथ डालने के बजाय अपना टारगेट ये शुरू किया कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी चोर है। जी उससे क्या हुआ कि उन्होंने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर हल्ला बोल दिया और गलत तासुर दिया। इस तरह के लोग क्योंकि ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले होते तो जी इनको दुनिया का इल्म नहीं होता इतना। तो इन्होंने एफबीआर की पूरी मशीनरी को इस्तेमाल किया स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए, जबकि बहुत बड़ी मछलियों को जो है वो इतना ज्यादा नहीं किया। अब उसकी वजह क्या है ये मैं अगर बोलूंगा तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जी। लेकिन अगर देखें मैं फिर यही एम्फसाइज करूंगा कि द रिचेस्ट पीपल इन दिस कंट्री, ठीक है। सबसे पहले उनसे शुरू कर लें आप। जी फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आएंगे खुद टैक्स पेइंग कल्चर क्रिएट हो जाएगा। देखिए अगर एक आदमी देखेगा कि यार जी मुझसे भी ज्यादा बाअसर और अमीर आदमी जो है वो इसके नीचे आ गया है, फिर वो ऑटोमेटिक आहिस्ता 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 खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा एमनेस्टी स्कीम दोबारा से देनी पड़ेगी, हम्म। तो देनी भी चाहिए। जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि वन ऑफ हो। तो मेरी दरखास्त होगी वजीर आजम इमरान खान साहब से कि ये देखें टैक्स कल्चर जो है वो शब्बर जैदी साहब जो हैं उनके दौर में लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ और उन्होंने बहुत बुरा माना इसका जी जी कि एफबीआर जिस तरह से मतलब स्मॉल मीडियम बिजनेस के बारे में जिस तरह उन्होंने कंपेन तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एफबीआर का एक तासुर खराब हुआ। अब जो नए चेयरमैन एफबीआर आए उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के बाद एक और एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करें जो ऑल एनकम्पासिंग हो और वो टारगेटेड ना हो कि किसी को चोर कह के वो ये करें, बल्कि एक पाकिस्तानी टैक्स चोर नहीं है, तो जी। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए मेरे लेकिन ख्याल से कि अली साहब, शब्बर जैदी का आपने जिक्र किया, वो तो उतरने के बाद उन्होंने जब अपना ओहदा छोड़ा उसके बाद फौरन उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट, अब दिवालिया होने जा रहा है पाकिस्तान और कुछ भी नहीं बचा हुआ, हमारे रिजर्व्स में उनमें भी कुछ नहीं बचा और हमारे पास इतनी सकत भी नहीं है कि हम मुल्क को भी चला सकें। ये तो बहुत अब किस जैसे कहेंगे एक उमेर साहब डायरेक्ट। मैं जी उमेर साहब यहाँ पर माजरत जी जी इस चीज से मुंसलिक तो नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जी आपसे। जी जी जी। देखिए रिहान खान भी जब इमरान खान साहब से अलहदा हो गई तो उनको दुनिया के सारे ऐब इमरान खान साहब पे हाँ दिखते बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल हैं। वेरी तो वैलिड अब वैलिड आप पॉइंट। खुद ही समझ जाए, माशाल्लाह आप ज़हीन आदमी है, मैं जी और क्या बोलूं आपको। जी जी तो आपको ज़हीन है, आप समझ जाएं कि ये इस तरह नहीं हो सकता। मुल्क कोई वर्ज ऑफ कोलैप्स वर्ज वर्ज ऑफ कोलैप्स पे तो जी जी इस तरह से पहुंचाया गया ना कि आपने लोगों को शेटर कर दिया। आपने बोला 50-50 हजार की जो ट्रांजैक्शन होगी उस पर भी आप सवालिया निशान। जी तो जी अब जाने दें, ये अब क्या वो बातें करनी माजी की छोड़ें। मैं जो बात आपने मुझे की थी
मैंने उसका मुख्तसर आपको जवाब दे दिया कि इनके पास बिल्कुल टूल्स हैं, ऑफिसर भी हैं, लोग भी हैं, एफबीआर का इदारा मौसर भी बन सकता है। और ये अगर रिचेस्ट ऑफ द रिच से शुरू करेंगे तो इनको कामयाबी होगी। अगर ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बारे में के खिलाफ इन्होंने कैंपेन शुरू की तो आवाम में पॉजिटिव नहीं मिलेगी, और वही हाल होगा जो शबर जैदी साहब की पॉलिसियों का हुआ, और फिर आपको खुद पता है फिर क्या हुआ। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान का आपको नहीं लगता कि असल मसला जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है? क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर बिजनेसेस, कारोबार या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती, डॉक्यूमेंटेशन का बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, किस तरह जाना है, कहाँ से जाना है, फिर हुकूमती नाअहली भी कह लें इसको कि उस तरह अवेयरनेस दी भी नहीं जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे गलत रास्ते दिखाए जाते हैं। और फिर ये भी बयान दिए जाते हैं कि जी एफबीआर के अपने लोग इन्वॉल्व हैं टैक्स चोरी में, क्योंकि वो रास्ते दिखाते हैं। उमर साहब, असल में बात कुछ ऐसी है कि इस मुल्क को टैक्स की जरूरत ही नहीं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, पाकिस्तान के मसाइल की जो तशखीस की गई है ये गलत है। पाकिस्तान के का प्रॉब्लम कभी भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं था और कभी भी टैक्स रेवेन्यू नहीं था। पाकिस्तान का इशू ही कुछ और है। हम पाकिस्तान की मईशत को, दरपेश मसाइल को समझ ही नहीं पा रहे। हम गलत टीके, गलत दवाइयां और गलत इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, गलत ड्रिपें लगा रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारे मुल्क के वो मसाइल नहीं हैं जो तशखीस किए गए हैं। पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान कोई टैक्स चोरों का मुल्क नहीं है, हम टैक्स चोर नहीं हैं। प्लीज, हम चोर नहीं है। हमें इस तरह से बार बार चोर कहकर मुकम्मल तौर पर बदनाम कर दिया गया है। पाकिस्तान का मसला अगर टैक्स होता, नहीं मैं आपको बता, अगर पाकिस्तान का मसला टैक्स होता तो एफबीआर ने पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ा, उससे पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ा, और इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रही है कलेक्शंस का। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत में टके की कोई तरक्की नहीं हुई, टके की। मैं चैलेंज करता हूं किसी मईशतदान को कि वो आ जाए और ये साबित कर दे, टके की कोई तरक्की नहीं हुई। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि गलत तशखीस है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम कभी टैक्स का था ही नहीं। दूसरा, आपका सवाल का बड़ा अहम दूसरा, पाकिस्तान प्रोग्रेस इस वजह से कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान की रिलैक्स टैक्स रिजीम है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मौके मौजूद हैं, बुरा लगे अच्छा लगे, कि एक टैक्स नॉन टैक्स पेइंग कल्चर की वजह से यहाँ पे लोग फ्लरिश करते हैं, बिजनेसेस फ्लरिश करती हैं, लोग इसी मुल्क में री इन्वेस्ट करते हैं, इसी मुल्क की मईशत और बेहतर अंदाज में चल पाती है। बल्कि टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देकर एक फैट गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है। फैट गवर्नमेंट के अंदर पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल और इस तरह के व्हाइट एलिफेंट पाले जाते हैं जो मुल्क के लिए नुकसान है। अगर हम अपना टैक्स हुकूमत के हवाले करें तो वो, मतलब ये अमाउंट और क्वांटम के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो उसकी एफिशिएंसी कम है क्योंकि उसमें करप्शन का एलिमेंट है। वो करप्शन हमारे पेड जो टैक्स होता है उसके एक बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ा का माना ये कि एक पोर्शन उसका खा जाती है और उसके अलावा उसका मिसयूज भी हो सकता है। गवर्नमेंट हमारी बेइंतहा इनएफिशिएंट है, ये एक फैक्ट है। ये नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं, ये इमरान खान साहब भी कहते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल सही से काम नहीं करते, ये अपनी कथा को जस्टिफाई नहीं कर पाते। एक राइट बात आपको बता रहा हूं, तो आप ऐसी मशीनरी में पैसे लगाने के बजाय एक रिलैक्स टैक्स रेजिम रखें, क्योंकि देखें एक बिजनेसमैन को अगर आप कुशन देंगे वो पैसे कमाएगा, वो लालच उसको और पैसे कमाने पर मजबूर करेगी और पैसे कमाने के लिए उसको मजीद री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब वो मजीद री इन्वेस्टमेंट करेगा तो इस मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। ये देखें हमारे यहाँ लोगों को ना पता नहीं है, इस वजह से वो गलत बात कर देते हैं कि पाकिस्तान में हम जो है वो टैक्स अगर कलेक्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है डॉलर की कदर को कम करना। आप डॉलर की कदर को कम करें, मैं आपको गारंटी देता हूं सारा मसला जो है पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी का है। लेकिन अली साहब, आईएमएफ के पास अली साहब देखिए ना, यहाँ पे आपने जिक्र किया कि मजीद इन्वेस्टमेंट, अब वो जो पैसा यहाँ से कमाया गया है उसी को री इन्वेस्ट किया जाए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला है ना कि नैब जैसे इदारे और भी दीगर इदारे, एफबीआर है, ये बड़ी कड़ी नज़र रख के बैठते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट पे भी बहुत कड़ी नज़र रखी जाती है। तो फिर ये जो ताजिर कम्युनिटी है, जाहिर है वो भी बहुत परेशान है इसको लेकर।
अब इन इदारों को बहुत ज्यादा फाल कर दिया गया है, बहुत ज्यादा पावर्स भी दे दी गई हैं। क्या ये भी रोकती हैं इन्वेस्टर को आके इस तरह इन्वेस्ट करने में, जिससे सवालिया ऑफ कोर्स सही कह रहे हैं आप, लेकिन नैब नैब की मौजूदगी लाजिम है। जी जी नैब का जो सिस्टम है उसके बारे में मैं क्लैरिटी आपको दे दूं कि नैब से क्या रहता है कि बेसिकली प्रेशर रहता है बिजनेस कम्युनिटी पे तो नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स पे। अब आपको पता है प्राइवेट सिटीजन्स की ये कैद है कि वो अब नैब के अंडर में नहीं है जी, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे। तो ब्यूरोक्रेट से सवाल जवाब करना जो है वो लाजिम भी है, और नैब की मौजूदगी से ये बड़ा, मैं कहूंगा कि बड़ा अच्छा सिस्टम रहता है कि ब्यूरोक्रेट्स प्रेशर में, मेरा ऐसा ख्याल है, और ये गलत काम नहीं करते। ठीक है। तो प्राइवेट सिटीजन्स के ऊपर ये अच्छा। जहां तक बात रही एफबीआर की, देखें दुनिया में कोई भी जो टैक्स कलेक्शन का इदारा होता है उसकी देख रेख करना बहुत जरूरी है, और मैं ये कहूंगा कि अच्छी बात है कि एफबीआर ओवरसाइट रखे हर चीज का, लेकिन मेडल ना करे। देखें, इट शुड नॉट मेडल इन द अफेयर्स ऑफ बिजनेसेस, और अगर ये करेंगे तो इनको मसला होगा। एफबीआर के पावर्स को कर्टेल तो नहीं करना चाहिए, उसकी डोमेन ही कम रख। पाकिस्तान को टैक्स की जरूरत नहीं है उमैर साहब, ठीक है, ये टोटल नॉनसेंस है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी कहानी झूठी कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं। जी जी, सारा देखें, आपका देखें, सब ये तीन बातें करते हैं। अब आप मेरी गौर से बात सुनिए। जी जी। एक ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो बजट का हिस्सा है वो दिफाई बजट जी, ठीक है, ये कहते हैं। मेरे बस में हो, मैं दिफाई बजट को दुगना तिगना कर दूं। ये आम रिवायती मईशतदान तो आपको नहीं कहेगा ना। जी जी बिल्कुल। आम मईशतदान आपको आके कहेगा नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए दिफाई बजट, और हमेशा जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म का बयान देगा, तो इंतहा बेवकूफाना बयान होगा, क्योंकि वो खुद नहीं बोल रहा होगा, उसकी सेंस नहीं बोल रही होगी, उसके अंदर का एक मुतासिबाना सोच बोल रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसका तासुब बोल रहा होगा। पाकिस्तान जिस तरह की नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन में, पाकिस्तान का डिफेंस बजट दुगना या तिगना होना चाहिए, नंबर 1। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहा है दूसरों से हटके। दूसरा, आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस जो अब डिफेंस एक्सपेंस को सरपास कर गया है, वो आपको पता है क्या है? वो है आपकी डेट सर्विसिंग, यानी जो आपने उधार पकड़ा हुआ है, कर्जे पकड़े हुए, उनको लौटाना और उस पर बमासूद उसको जी जी बिल्कुल सही, ये हो गया। अब देखें, अब ये डिफेंस बजट को सरपास कर गया। अब उसके बाद में नंबर आता है डेवलपमेंट का और हर चीज का ना जी। तो अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपको, मैं अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके बताता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, आपका डिफेंस बजट आप इस वजह से बढ़ रहा है, और आप कुछ अरसे में देखेंगे क्वाड्रुपल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपका हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर सारा यूएस डॉलर में आप खरीदते हो जी, उसकी जितनी असेसमेंट करते हो यूएस डॉलर में करते हो। आपके F-16 जो हैं ये पाक रुपी में नहीं आए जी, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट अपनी की है मिलिट्री हार्डवेयर में, ये यूएस डॉलर में की है जी जी। हथियार तो आप बहुत कम बनाते हैं, ज्यादातर तो चीजें आप बाहर से मंगवाते हैं। इस तक के अगर आपने कोई हेलीकॉप्टर है, उसका कोई पुर्जा भी मंगवाना है तो वो यूएस डॉलर में आएगा, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं मुख्तसरन आपको ये बात बताऊं कि आपको लगेगा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हक में बात कर रहा हूं, लेकिन ये लॉजिकल बात है कि देखें, इस मौके पर डॉलर की कदर को अगर हम कम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज कर सकेंगे। वन, ये चीज हो गई, ठीक है। तो रिवायती मईशतदान तो इस तरह की बात नहीं करते ना, वो तो हमेशा आके यही बेवकूफाना बात करते हैं कि हमारा दिफाई बजट बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सैलरीज का है, यानी मिलिट्री पर्सनल की सैलरीज का है जी। और मिलिट्री पर्सनल की सैलरीज अगर आप कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान में कम है जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान पाकिस्तान की अगर देखें, आप अपनी फौज का साइज देखें और उस पर आप उसकी सैलरी देखें, या जिसे पेरोल कहते हैं, तो वो तो बहुत कम है। अगर इसी को कंपेयर करें आप एडवांस्ड कंट्रीज के साथ, तो वहां तो सैलरीज बहुत ज्यादा है जी। तो देखें ना, मैंने तो आपके सामने जस्टिफाई कर दिया कि डिफेंस एक्सपेंडिचर पाकिस्तान का इकोनॉमिक इशू नहीं है, सही। अब आ जाए सेकंड स्टेप पे, आपने कर्जे किस में पकड़े? यूएस डॉलर में। लुटाने आपने किसने? यूएस डॉलर में। पाक रुपी नहीं लेंगे वो लोग मेरे साहब, जी जी बिल्कुल सही, डॉलर वापस लेंगे। सूद भी किसमें देंगे? यूएस डॉलर में, सही। तो अगर आपने इस मुल्क की मईशत को बर्बाद करना है तो आप डॉलर की कदर बढ़ा दें। समझिए, आप टेक्निकल पॉइंट समझिए, बिल्कुल ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये जो सारे ड्रामे किए जा रहे हैं कि जी हम असल में टैक्स नहीं देते, इस वजह से मईशत बर्बाद हो गई हमारे मुल्क के अंदर, ये है इस वजह से
ये सारे प्रॉब्लम की तशखीस ही गलत है। आप डॉलर को, अब मैं आपको बताता हूँ, जी इसहाक डार साहब में लाख बुराइयां थी, लेकिन जो उनकी खूबी थी वो ये थी कि दबाव के बावजूद उस बंदे ने डॉलर की कदर को बढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल, चाहे वो अब आर्टिफिशियल इंजेक्शन ही हो। हाँ जी। हाँ, मतलब जो ऐप है, जाहिर मैं तो उसके ऐप को क्यों जस्टिफाई करूं, मेरा सही, तो उनकी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने भी डॉलर की कदर को ऊपर जाने दिया। देखिए हम्म। मैं आपको बता रहा हूं, डॉलर की कदर को आप कंट्रोल करें, आपको टैक्स ज्यादा जमा करने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं सही आपको साइन करके देता हूँ। और कोई भी मईशतदान आप बुला लें, मुनाजरे का चैलेंज जी आप जी। ही के प्रोग्राम में, ठीक सही है, सही, कोई भी बिल्कुल ठीक। मईशतदान आप बुला लें, जी जी। मुनाजरे का चैलेंज आपका प्रोग्राम, हम मेरे साथ बहुत देखा जाएगा। तो बेसिकली बात यह कि नंबर वन, नंबर टू, अपने साथ वो स्टेट्स लेकर आए, जी नंबर्स पे बात करें, आए बाएं शाएं नहीं, ठीक है। जी मुतासिबाना बयान कोई भी दे सकता है। जी अच्छा, फिर उसके बाद देखें, ये जो आप कह रहे थे कि हमारी जब तक सर आप मिडिल क्लास को और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे ना, तो आपका मुल्क पीछे ही पीछे रहेगा। अब देखिए मैं आपको हमारे इकोनॉमिक मुख्तसरन आपको बताता हूं जी जी कि देखिए एक बड़ी बेवकूफाना बात ये कि मोबाइल फोन हमें जो है वो घटिया क्वालिटी के मिले हमारे मुल्क के अंदर, जी। ताकि जो है वो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। हाँ जी आजकल है आईटी का दौर, मैं आपके साथ कंप्यूटर के जरिए अभी इस वक्त कनेक्टेड हूं, जी जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल है टेक्नोलॉजी का दौर, इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप चाहते हैं कि मेरी कौम घटिया टेलीफोन इस्तेमाल करे सही बात है। ताकि सही। आपका इंपोर्ट बिल कम हो। ये नहीं, मतलब आप खुद देखें ना कितनी बेवकूफाना बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया कह रही है हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाएं, बेहतरीन फोन खरीदें, आप कह रहे हैं नहीं बेहतरीन फोन खरीदोगे तो हम तुम पे टैक्स लगाएंगे, हम्म। तुम पे ये लगाएंगे, तुम पे सही वो लगाएंगे। सही। अच्छा, दूसरी बात, ये मतलब उल्टा काम है, मुर्गी अंडे वाला। आप सुने, वैसे तो हमारे जी मुल्क में भी मुर्गी अंडा ही चल रहा है कि अंडे मुर्गी से मुल्क ठीक हो जाएगा। ठीक है, अंडे मुर्गी से भी जो ठीक करना चाहता है, लेकिन मुर्गी जी। और अंडे का एक और प्रिंसिपल भी है कि फर्स्ट चिकन या फर्स्ट एग, ये था हाँ ना जी हाँ उसूल। जी, बिल्कुल। आपने कहा कि जी हम गाड़ियां नहीं आने देंगे, इसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ती। मैं उमेर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर जी को, ऑटोमोटिव इंजीनियर को बुला लें और उससे पूछें कि क्या पुरानी गाड़ी में ईंधन ज्यादा इस्तेमाल होता है या लेटेस्ट हाइब्रिड गाड़ी में ईंधन ज्यादा इस्तेमाल। हम्म। गारंटी सही, गारंटीड जवाब आपको ये होगा कि नई हाइब्रिड गाड़ियों में फ्यूल कम इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ऐसी है। जी, पुरानी बोस्टीदा गाड़ियों में फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल होता है। ज्यादा है। ठीक है अली साहब, अली साहब। अगर आप जी अली जी, साहब, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। अब ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स बताए। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि हमारी हुकूमत के जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या वो बेसिक्स को छोड़कर नॉन इश्यूज़ को हाईलाइट करके बैठे हुए हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इन सारे इश्यूज़ पर तो मुस्कुरा के टाल दिया जाता है, चाहे वो कैबिनेट के मेंबर्स हों, सिटिंग मिनिस्टर्स हों। हमेशा मजाक उड़ा दिया जाता है जब उनकी इन्फ्लेशन की बात की जाती है, कहते हैं जी सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई, जी इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इन्फ्लेशन की जो जड़ है, जो जड़ है, जी, फिर आप कहेंगे फिर कोई बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की जड़ है डॉलर की कदर में इजाफा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। की वजह आपको बयान करो। जी, देखिए असल में बात यह है कि अब ग्लोबल विलेज आपने सुना होगा, बिल्कुल सी बिल्कुल। आलमगीरियत का दौर है, आलमगीरियत का दौर है। आलमगीरियत के दौर में आप मुझे बताएं कि किसी चीज की कदर एक मुल्क में ज्यादा दूसरे मुल्क में कम हो नहीं सकती। ठीक है। वरना हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है आर्बिट्राज। जी जी आर्बिट्राज के माने ये होते हैं जहां पर सस्ता मिल रहा हो वहां से खरीद कर महंगी जगह पर बेच देना। इसीलिए आपके मुल्क में से आटा भी कभी कभार एक्सपोर्ट हो जाया करता था, जी आपके मुल्क से कभी कभार चीनी भी एक्सपोर्ट हो जाया करती थी, क्योंकि जहां से सस्ती मिलती है वहां से लेकर लोग जहां महंगी बिकती है वहां पर बेच देते हैं, ये जी उसूल है। तो दुनिया में कोई भी कमोडिटी हो, उसकी कीमत जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यानी हर मुल्क में तकरीबन एक जैसी होगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ एडिट एडिट जो चीज होगी, थोड़ी टेक्निकल बात है, वो फ्रेट का एलिमेंट होगा। ठीक है। वरना उसके अलावा आपके यहां दुनिया भर में हर आइटम की कीमत तकरीबन एक सी होगी। अब जब आप समझें कि वही रोटी अमेरिकन खाएगा तो वो जी उसकी तनख्वाह का एक बहुत छोटा हिस्सा होगा, और वही रोटी पाकिस्तान में जब खाएगा जिसकी जिसकी फी का आमदनी बहुत कम है तो वो उसकी तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा जी। होगा। अब कैसी अजीब सी बात है। यह आलमगीरियत के दौर के नए असूल, कवायद और जवाबित। अब इनको कंट्रोल करने का तरीका होता है फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को एक तो मेंटेन करना, जी
दूसरा, अपने मुल्क की कुव्वत खरीद को बरकरार रखने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को मुतवाजिन रखना। अगर आप ये करने में नाकाम हो जाओगे तो फिर क्या होगा कि फिर दूसरे आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, दूसरे आपके मुल्क की मईशत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी यही तुर्की के साथ हुआ। तुर्की, अब ये महंगाई का मैं आपको बताऊं, जी तुर्की में महंगाई आसमान को छू रही है, लबनान में महंगाई आसमान को छू रही। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि तुर्की बन गया अर्तुगल। और जैसे पाकिस्तान में भी अर्तुगल ड्रामा देखने के बाद हर किसी ने अपने जी अपने आबा और अजदाद को बदल दिया, सब काई कबीले के हो गए। तो इसी तरह, हाँ, जी इसी तरह अर्तुगल को देखकर अर्दुआन साहब ने सोचा कि मैं अर्तुगल बन जाऊंगा। सही सही अमेरिका ने उनकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उनकी करेंसी पे, पहला अटैक हमेशा करेंसी पे होता है, ठीक है उन्होंने उनकी करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आपको हथियारों से लड़ने की जरूरत ही नहीं। जी लोग गली गली मोहल्ला मोहल्ला अर्दुआन को कोस रहे हैं। सही वो फिर बने अर्तुगल, उनका फिर जोश चढ़ा उनका, वो फिर अर्तुगल बने, बाहर निकले मार्केट में, उन्होंने कहा मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो वक्ती तौर पर उनका जो लीरा है, जो कि लीरो लीर हो चुका है। जी ये बताइएगा कि अब हमने एक खबर सुनी कि श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर का कर्ज लेगा। अब कर्ज का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया है, फिर वो कह रहे हैं जी चावल और सीमेंट की मद में पाकिस्तान श्रीलंका को ये 20 करोड़ डॉलर की जो कर्ज है ये चावल और सीमेंट की उसमें देगा। अब जाहिर है इसके पीछे भी कोई एक्स फैक्टर मौजूद है या फिर ये बाकी कर्जा, और क्या पाकिस्तान अहलियत रखता है इस क्राइसिस सिचुएशन में किसी भी मुल्क को कर्जा देने की? असल में ये बात कुछ ऐसी है कि ये हमारे एक्सपोर्टर्स का भी प्रेशर होगा, ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि चावल की पैदावार हुई है, जी और चावल की पैदावार होने के बाद हमें उसका ग्राहक ग्राहक ढूंढना है। ठीक है अब वो एक ग्राहक हमारा श्रीलंका है। मसला कुछ ऐसा आ गया कि श्रीलंका में भी बहुत बड़ा माशी क्राइसिस आ गया है। हम्म अब आप ऐसे सोचिए कि हमारे गली के नुक्कड़ पर भी जो परचून और किरियाने वाला होता है वो जी सिर्फ दस्ती उधार देता है ताकि उसकी बिक्री हो, वरना उसकी दुकान से लोग खरीदना ही बंद कर देते सही हैं, क्योंकि सही सब कहते हैं भाई पैसे नहीं है। तो वो फिर क्या करता है कि खाता खोल देता है अपने ग्राहकों का। तो ठीक इसी है तरह पाकिस्तान में भी, श्रीलंका एक कंज्यूमर है पाकिस्तान की राइस का, जी और इस हिसाब से पाकिस्तान एक तरह से मजबूर है कि उसको चावल के लिए क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करे और सीमेंट के लिए क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करे, क्योंकि जी सीमेंट पाकिस्तान के अंदर काफी प्रोड्यूस होती है और उसका एक अच्छा कस्टमर श्रीलंका है। ठीक है तो और श्रीलंका के अंदर जिस तरह का मुआशी बहरान आ गया, देखिए ये अब जियो इकोनॉमिक आप जंग का तस्वुर कर लें। ठीक है बिल्कुल ठीक है इसमें क्या है कि जितने ममालिक ने चीन का सहारा लेकर हम्म अपनी मईशत की दुकान चलाने की कोशिश की है, बेशमूल पाकिस्तान और जी श्रीलंका और दीगर ममालिक, इन सब ने जो है वो वेस्ट की दुश्मनी ली है, ठीक है और वेस्ट अब इनको सजा देगा, और वेस्ट सजा दे भी रहा है। पाकिस्तान को तो खैर सजा मिली, लेकिन हल्की फुल्की, क्योंकि हमारी उनको जरूरत है। जी श्रीलंका की उनको इतनी जरूरत नहीं है। वो श्रीलंका को एक मिसाल बना के रख देंगे दुनिया के लिए कि जो ममालिक चीन का सहारा लेकर अपनी मईशत को खड़ा करते हैं उनका क्या बेड़ा गर्क होता है। जी ये वो चाहते हैं कि तारीख की किताबों में लिखा जाए। और श्रीलंका हो गया, आपको पता है कि मैंने लबनान का जिक्र किया, लबनान का आपको मसला पता है, लबनान से मुस्तकिल बुनियादों पर जी एक खास मुल्क है जिसके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहती हैं। जी जी बिल्कुल और लबनान के पीछे कौन सा मुल्क है हमारे पड़ोस में, वो भी हम जानते हैं। और जो हमारे पड़ोस में जो मुल्क मौजूद है वो कितने सैंक्शंस का शिकार है, और जी इतना ज्यादा 20% तेल के जखीरा होने के बावजूद, उमर साहब जी जी बिल्कुल आपको पता है हमारे पड़ोस के मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हैं, और वहां पे गुर्बत और पसमानदगी भी बहुत। ठीक है अब बात ये कि जो भी वेस्ट से पंगा लेगा जी उसके साथ देखें, अब वो हथियारों से जंग नहीं करेंगे, सही अब वो माशी जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान में आपने कहा महंगाई, महंगाई देखें, अभी महंगाई का तूफान आया नहीं, हम बच गए, जी क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो शायद थोड़े जज्बाती हो गए, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट थोड़ा जल्दी कह दिया। हाँ सही तो यह है कि शुक्र है इदारों ने हमें बचा लिया, जी जी और इदारों ने जल्द काम करते हुए अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि भाई कहीं ऐसे ना हो कि मुल्क की मईशत बिल्कुल कोलैप्स कर जाए।
वरना मैं आपको बता रहा हूं वो इतनी सख्त सजा देते इस बात पर कि आपकी सोच है, लेकिन उन्होंने एक तरह से इसलिए छोड़ दिया, जो मैं कहूंगा कि हमारे इदारों की हाजिर दिमागी थी और एक अच्छी सोच थी कि भाई मुल्क सबके साथ, सब ममालिक के साथ ठीक चले जी और किसी से कोई ऐसा बिगाड़ पैदा ना किया जाए, तो हम बच गए। वरना मैं आपको बताऊं वो हमारी मईशत का तो ऐसा हाल करते कि जी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल कर देते, खाने को रोटी ना मिलती, वो ऐसा हाल कर देते। देखिए सही। आलमगीरियत का दौर है और चीन किसी का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। चीन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार हमें नुकसान देता भी रहा है, नुकसान दे भी रहा है। जी जी अभी वजीर आजम इमरान खान साहब चीन पहुंच गए हैं, तो देखें वहां जाकर आपको पता है अब हम अपनी विश लिस्ट लेकर गए। जी जी। जैसे एक जमाने में विश लिस्ट हमें मिला करती थी ना कि डू मोर, अमेरिका ऐसे की अब तरफ से है जी, पाकिस्तान, बिल्कुल। हाँ अब एक पाकिस्तान लिस्ट लेके चाइना गया है कि डू मोर, वरना हमारा आपका रिश्ता तो रहेगा अपनी जी जगह लेकिन ताल्लुकात वैसे नहीं रहेंगे। सही। समझना बात, रिश्ते और ताल्लुक में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो भाइयों के दरमियान भी रिश्ता है खून जी का, जी जी जी। लेकिन कभी कभार ताल्लुकात, खराब हो इसी जाता तरह हमारे ताल्लुकात अब चीन के साथ, अगर चीन ने हमारी बात न मानी, है जी चीन ने हमारा साथ न दिया, कर्जे आसान शराइत पे न दिए, माजी के कर्जों को माफ न किया, तो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे नहीं रहेंगे। मैं बड़ी गहराई से आपको बता रहा जी बिल्कुल। हूं, सीपेक दरअसल मंसूबा ये हमारे मुल्क के इतने मुफाद में था नहीं। जी वहां एक सूबा है जिसका नाम है शिंक्यांग। जी शिंक्यांग सूबा जो है वो एक सहरा है, रेगिस्तान है। आप ऐसे समझें कि मुकम्मल तौर पे औचाट है, जी वहां पे कुछ भी नहीं है। और वहां का दारुल खिलाफा कह लें या अहम शहर जो है उसका नाम है उरुमची। ठीक है। उरुमची दुनिया जहां से कटा पिटा रेगिस्तान में मौजूद एक शहर है और उनकी लीस्ट डेवलप जिसे आप कह सकते हैं ना, जी जी लीस्ट डेवलप जो चाइना का हिस्सा है वो ये। हमने उनके रेगिस्तान को अपने मुल्क की सबसे बेहतरीन बंदरगाह से जोड़ दिया। ठीक है। यानी गवादर मुस्तकबिल है ना दुनिया का, मैं जी थोड़ी कहता हूं, आप कहते हैं, पूरा पाकिस्तान कहता है। जी तो आपने चीन के सहरा से एक सड़क बना के दी, बेहतरीन सड़क, इंग्लिश, जी और वो आपने इनको दे दिया मेन स्ट्रीम एशिया तक रसाई। तो काम किसने ज्यादा बड़ा किया? पाकिस्तान ने। सही लेकिन उनके एहसान तले दब गए। सही। ओ हो, उन्होंने तो हम पे एहसान कर दिया, हम तो बड़े भिखारी थे, हमें कोई पूछता नहीं था। ये कोई बातें करने वाली होती हैं? आप मुझे बताएं। जी तो देखें आप अपनी कदर खो देते हैं। जी जी जी। सही। ठीक है, अभी इसका आगाज हुआ नहीं, आप अपनी कदर खो देते हैं। राइट जी राइट, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अपने आप को क्यों बेकदरा करते हैं? बिल्कुल ठीक है। अली साहब पॉइंट वेल टेकन, बहुत ज़बरदस्त। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला रहा। जिस तरह अली साहब का कहना था कि असल मसला डॉलर का है, क्योंकि डॉलर हाइक होती है तो फिर दीगर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी इश्यूज़ हैं, जो सप्लाई और चेन के एक डिमांड की एक हमेशा हम थ्योरी पढ़ते हैं, ज़ाहिर सी बात है डॉलर ऊपर जाता है तो वो उसे भी अफेक्ट करता है और फिर मुश्किलात खड़ी होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एक तरफ और फिर टैक्सेस एक तरफ, लेकिन असल मसला डॉलर की हाइक है। जब तक इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल से जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग कारोबार्स। खुदा हाफिज़।